नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से अपनी क्लास में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज अपन नदियों का जो अपना लास्ट क्लास का टॉपिक चल रहा था उसको अपन आज कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में अपन ने भारत में प्रमुख जो नदियां हैं उनको लेकर डिस्कस किया था। आज अपन उसे आगे शुरू करने वाले हैं। लास्ट क्लास में अपन ने सिंधु व उसकी सहायक नदियों के बारे में डिस्कस किया। पहले तो मैंने आपको सिंधु नदी के बारे में पढ़ाया कि उसका उद्गम कहाँ से होता है और अंत कहाँ तक जाता है। उसके बाद उसकी पहली सहायक नदी झेलम के बारे में पढ़ा, उसके बाद चिनाब के बारे में पढ़ा, उसके बाद अपन ने रावी नदी के बारे में अध्ययन किया था। आज अपन किसके बारे में करेंगे? व्यास नदी और जो सतलज नदी है उसको लेकर भी आगे अपन परिचर्चा करेंगे। तो झेलम और चिनाब जैसी दो बड़ी नदियों के बारे में अपन डिस्कस कर चुके थे। आज अपन रावी, व्यास और सतलज नदी कंप्लीट करके उसके बाद अपन प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, इन नदियों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। तो अपना देखिए, पहले तो मैं आपको वही अपना डायग्राम अपन पुटअप कर लेते हैं। कौन सा डायग्राम? जो अपन ने पीछे बनाया था, ठीक है ना। तो अपन ने पीछे डायग्राम बनाया था उसको अपन क्या कर लेते हैं, कैरी कर लेते हैं। देखिए अपन ने सिंधु नदी के बारे में कुछ इस प्रकार से सिंधु नदी को अपन ने पढ़ा था कि सिंधु जो नदी है ये भारत और पाकिस्तान और चाइना से, इन राष्ट्रों से होकर प्रवाहित होती है। ये लीजिए जी, ये अपना सिंधु नदी का अगर बात किया जाए तो प्रवाह क्रम था, है ना। इस प्रकार से डायग्राम था। ये कौन सी नदी हो जाएगी? इस नदी का नाम हो जाएगा सिंधु। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, ये सिंधु नदी थी। इसके बाद अपन पढ़ रहे थे क्या? इसके बाद अपन ने पढ़ी थी झेलम नदी। कौन सी नदी पढ़ी थी? एक झेलम नदी के बारे में अध्ययन किया था। ठीक है, ठीक है। ये नदी कौन सी थी? ये नदी का नाम हो जाएगा झेलम। इसके बाद अपन एक नदी पढ़ी थी, कौन सी? चिनाब नदी। कौन सी नदी पढ़ रहे थे? चिनाब नदी के बारे में अध्ययन कर रहे थे। ये लीजिए जी, ये अपनी कौन सी नदी हो गई? तो ये नदी हो जाएगी चिनाब। ये कौन सी नदी हो गई? चिनाब। ठीक है, अब अपन जो अगली नदी आएगी उस नदी की बात करेंगे, तो वो नदी का नाम हो जाएगा रावी। देखिए प्रश्न आता है रावी नदी के बारे में, तो देखिए शुरुआत करते हैं कौन सी नदी को लेकर, रावी। पहला प्रश्न तो ये बनता है कि रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो याद रखना मेरे लाडलों, रावी नदी का प्राचीन नाम था प्रूषणी। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? प्रूषणी या फिर एरावत। तो एरावत या प्रूषणी, ये किस नदी का प्राचीन नाम था? ये रावी नदी का प्राचीन नाम था। क्या? प्रूषणी या एरावत। ठीक है, रावी नदी का अगर आपको उद्गम पूछा जाए कि रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो रावी नदी का उद्गम होता है रोहतांग दर्रे से। कहाँ से होता है? तो रावी नदी का उद्गम होता है रोहतांग दर्रा, और रोहतांग दर्रा भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में है। कौन से राज्य में है? रोहतांग दर्रा भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में है। चिनाब नदी का उद्गम हो रहा था बड़ा लालचा दर्रा, जबकि रावी नदी का उद्गम हो रहा है रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रे से रावी नदी का उद्गम होता है, और रावी का प्राचीन नाम हो जाएगा प्रूषणी या फिर क्या हो जाएगा? एरावत। क्या नाम हो जाएगा? प्रूषणी या एरावत रावी नदी का क्या है? प्राचीन नाम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, रावी नदी क्या होगी? हिमाचल प्रदेश से बहना प्रारंभ करेगी। हिमाचल प्रदेश से बहने के बाद ये कौन से राज्य में आती है? तो देखिए हिमाचल प्रदेश में बहने के बाद ये भारत के पंजाब, कौन से राज्य में आएगी? भारत के पंजाब राज्य में प्रवेश करेगी। ठीक है, पंजाब राज्य में बहने के बाद ये पाकिस्तान की तरफ रुख कर जाती है। कहाँ की रुख कर जाती है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान में जाकर ये किस नदी के अंदर विलीन हो जाती है? तो पाकिस्तान में जाकर ये सिंधु नदी में विलीन हो जाती है। कहाँ विलीन हो जाती है? सिंधु। यहाँ पर अगर देश की बात की जाए तो यहाँ देश कौन सा हो जाएगा? पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से होता है। इसका पुराना नाम पुरूषणी या एरावत था। इसका उद्गम, इसके बाद ये हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब में आएगी। पंजाब में बहने के बाद बात की जाए तो ये कहां पर आ जाएगी? ठीक है, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में आकर किस में मिल जाएगी? चिनाब में। और चिनाब नदी है ये झेलम का पानी, खुद का पानी, और रावी नदी का ले जाकर पानी किस में डाल देती है? तो सिंधु नदी के अंदर डालने का कार्य करती है। ठीक है, और एक याद रखना, इस नदी के ऊपर एक डैम है। इस नदी पर एक क्या बनाया गया है? इस नदी पर एक बांध का निर्माण किया गया है, और उस बांध का नाम हो जाएगा थीन बांध।
कौन सा बांध हो जाएगा? थीन बांध। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि थीन बांध किस नदी पर स्थित है, तो याद रखना मेरे लाडलो, थीन बांध रावी नदी पर स्थित है। थीन बांध कहां स्थित है? तो थीन बांध रावी नदी पर स्थित है। इसके अलावा इससे पहले मैंने पढ़ाया आपको तुलबुल बांध। तुलबुल बांध कौन सी नदी पर था? झेलम नदी पर स्थित था। कौन सी नदी पर था? झेलम नदी पर स्थित था। और थीन बांध की बात की जाए तो थीन बांध कौन सी नदी पर है? रावी नदी पर स्थित है। तो रावी का प्राचीन नाम हो गया, उद्गम कहां से होता वो हो गया, बांध है, और किस में जाकर मिलती है? तो रावी नदी चिनाब में जाकर विलीन हो जाती है। नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। रावी के बाद अगली जो नदी आएगी उस नदी का नाम होगा व्यास। तो पुनः मैं वापस वही डायग्राम बना देता हूं। देखिए मैं आपको एक एक नदी को करके पढ़ा रहा हूं, है ना। देखिए मैं वापस में साथ में कचरा नहीं कर रहा, मैं वापस एक एक नदी के आपके अलग अलग डायग्राम बनाकर और आपको सभी नदियों के बारे में जो विस्तार पूर्वक जानकारी है वो बताने का कार्य कर रहा हूँ। ये अपनी कौन सी नदी थी? तो इस नदी की बात की जाए तो इस नदी का नाम हो जाएगा झेलम। ठीक है, झेलम। यहां से अपन नदी पड़ी थी एक, उस नदी का नाम हो जाएगा रावी। उस नदी का नाम क्या हो जाएगा? सॉरी, चिनाब। उस नदी का नाम हो जाएगा चिनाब। ये लीजिएगी, इस नदी का नाम हो जाएगा चिनाब। ओके। और बात की जाए यहां से एक नदी आ रही थी, ठीक है, उस नदी का नाम हो जाएगा रावी। उस नदी का नाम क्या हो जाएगा? रावी। ये लीजिए दी, ये कौन सी नदी थी? रावी। ठीक है। अब मैं बात करूंगा अगली किस नदी की? व्यास नदी की। किसकी बात करेंगे? तो अगली जो नदी है उस नदी का नाम आएगा व्यास। कौन सी नदी की बात करेंगे? व्यास की बात करेंगे। झेलम का उद्गम होगा श्रीनगर, शेषनाग या बेरीनाग झील जम्मू कश्मीर से। चिनाब नदी का उद्गम हो रहा था बड़ा लालचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से। रावी नदी का उद्गम हो रहा था रोहतांग का दर्रा हिमाचल प्रदेश से। व्यास नदी का उद्गम कहां से होता है? तो व्यास नदी का उद्गम होता है व्यास कुंड। व्यास नदी का उद्गम कहां से होता है? व्यास कुंड। और व्यास कुंड नामक जगह कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। चाहे आप चिनाब की बात करें, चाहे रावी की बात करें, चाहे व्यास की बात करें, तीनों का उद्गम भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य से होता है। और व्यास का प्राचीन नाम क्या था? विपाशा। व्यास नदी का पुराना नाम क्या था? तो व्यास नदी का प्राचीन नाम हो जाएगा विपाशा। वहीं से किस नदी का उद्गम होता है? वहां से व्यास नदी का उद्गम होता है। और व्यास नदी का उद्गम व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से होता है। इसके बाद व्यास नदी हिमाचल प्रदेश राज्य में बहती है। हिमाचल प्रदेश राज्य में बहने के बाद ये पंजाब में आती है। कौन से राज्य में रुक करती है? यहाँ बहने के बाद ये पंजाब राज्य में आती है। और पंजाब राज्य में लाडलो एक जगह, यहाँ पर राज्य है भारत का पंजाब। पंजाब राज्य में जगह का नाम है हरिके बेराज। पंजाब राज्य में जगह का नाम क्या है? हरिके बेराज फिरोजपुर। हरिके बेराज फिरोजपुर नामक जगह पर, हरिके बेराज फिरोजपुर नामक स्थान पर आकर यह सतलज नदी में विलीन होगी। ये कौन सी नदी में जाएगी? ये सतलज नदी के अंदर विलीन होती है, ये याद रखना। देखिए झेलम चिनाब में जा रही है, चिनाब सिंधु में जा रही है, रावी चिनाब में मिल रही है, लेकिन व्यास नदी है ये डायरेक्ट किस में नहीं मिलती है? या डायरेक्ट चिनाब नदी में नहीं मिलती है। ये पहले किस नदी के अंदर मिलेगी? ये हरिके बेराज फिरोजपुर जो पंजाब में जगह है, इस नामक स्थान पर आकर ये किसके अंदर मिलेगी? इस स्थान पर आकर सबसे पहले ये सतलज नदी के अंदर विलीन होती है। ठीक है। और आगे बात की जाए इस नदी के ऊपर हिमाचल प्रदेश राज्य में 2 बांध हैं। इस नदी पर हिमाचल प्रदेश राज्य में कितने बांध बनाए गए हैं? 2। एक का नाम है पोंग बांध। कौन सा बांध? पोंग डैम। तो एक का नाम है पोंग बांध, एक का नाम है पड़ोह बांध। एक का नाम हो जाएगा पोंग और दूसरे का नाम हो जाएगा पड़ोह। ये 2 डैम है, ये 2 बांध है। एक का नाम है पोंग, एक का नाम है पड़ोह। ये दोनों डैम हैं, ये व्यास नदी के ऊपर है और हिमाचल प्रदेश राज्य में है। आपकी नेवी में मेरे लाडलो ये प्रश्न पूछा गया था कि पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? तो याद रखना पोंग बांध जो है वो किस नदी के ऊपर स्थित है? पोंग बांध है वो व्यास नदी के ऊपर स्थित है। और ऐसा पूछ लिया जाए कि कौन से राज्य के अंदर स्थित है, तो राज्य का नाम आए तो राज्य का नाम हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है। उद्गम व्यासकुंड, पुराना नाम विपाशा, पोंग पड़ो बांध इसी नदी के ऊपर हिमाचल प्रदेश में। और ये हरिके बेराज फिरोजपुर नामक स्थान पर आकर सतलज नदी में विलीन हो जाती है। ठीक है।
अंतिम रूप में अपन बात करेंगे किस नदी के बारे में, तो अंतिम रूप में अपन बात करेंगे सतलज नदी के बारे में। अब अंतिम रूप में किसकी बात करेंगे, सतलज। वापस वही डायग्राम का निर्माण करता हूं, वापस सिंधु का। देखिए अपन एक एक से पढ़ेंगे, देखिए साथ में कचरा नहीं करेंगे, कि साथ में कचरा करना होता तो अपन कब का ही कचरा कर चुके होते, है ना। तो इस नदी का नाम हो जाएगा सिंधु, ठीक है। इसके बाद यहां से एक नदी निकल रही थी, जम्मू कश्मीर है ना अपना, यहाँ पर यहां से एक नदी निकल रही थी, उस नदी का नाम हो जाएगा झेलम। ये पढ़ रही थी, अपने पढ़ा झेलम, ठीक है। यहां से एक नदी निकल रही थी, है ना, उस नदी का नाम हो जाएगा चिनाब, चिनाब, ठीक है। यहीं से एक नदी आ रही थी, रावी, है ना, और यहां से एक नदी आ रही थी व्यास, यहां से कौन सी आ रही थी, व्यास। ये नदियां अपन पढ़ चुके हैं। अब अगली जो नदी आएगी जो अपन पढ़ेंगे जस्ट अभी, वो पढ़ेंगे अपन सतलज। कौन सी नदी पढ़ेंगे, सतलज। यहां पर कौन सा देश है, यहां पर चीन। नदी का नाम है सतलज, और सतलज का पुराना नाम क्या है, सतुद्री। सतलज का पुराना नाम क्या है, तो सतलज का पुराना नाम हो जाएगा सतुद्री। देखिए झेलम का पुराना नाम पूछे तो वितस्ता, चिनाब का अस्किनी, रावी का पुरुषणी, व्यास का विपासा, सतलज का शतुद्री। इस नदी का उद्गम कहां से होता है, इस नदी का उद्गम होता है राकसताल झील, तिब्बत। इसका उद्गम कहां से होता है, राकसताल झील। और राकसताल झील है ना, ये राकसताल झील कहां पर है, चाइना में। तो राकसताल झील चीन से किस नदी का उद्गम होता है, सतलज का। देखिए चीन में बहने के बाद ये भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। चीन में बहने के बाद ये भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। और आपको पता ही होगा कि भारत का जो हिमाचल प्रदेश राज्य है ये चीन के साथ बॉर्डर बनाता है। ये मैंने कई बार आपको लास्ट क्लास में जब अपन ने भारत का स्थिति और विस्तार पढ़ा था, उस क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो हिमाचल प्रदेश राज्य है इसका बॉर्डर है वह चाइना के साथ लगता है, ठीक है। तो चाइना में बनने के बाद ये हिमाचल प्रदेश राज्य में आएगी, हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रवाहित होती है। उसके बाद ये भारत के पंजाब राज्य में आएगी। भारत के कौन से राज्य में आएगी, ये पंजाब राज्य में रुक करेगी। और मैंने बताया पंजाब में जगह का नाम है हरीके बेराज फिरोजपुर। इस स्थान पर इसमें व्यास नदी मिल जाएगी। इसके बाद ये नदी बहती रहेगी, बहती बहती इसके बाद ये किसके अंदर जाएगी, इसके बाद ये चिनाब नदी में विलीन हो जाती है। किसमें, चिनाब नदी के अंदर विलीन हो जाती है। और अंतिम रूप में चिनाब नदी क्या करेगी, ये चिनाब नदी झेलम का पानी, खुद का पानी, रावी का पानी, व्यास और सतलज सब का पानी ले जाकर किस में डाल देती है, सिंधु नदी में। और अंतिम रूप में सिंधु नदी कहां गिर जाती है, अरब सागर। कहां गिर जाती है, तो सिंधु नदी अंतिम रूप में अरब सागर में क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस नदी के ऊपर अगर बात की जाए तो इस नदी के ऊपर अगर बात की जाए तो देखिए इस नदी पर बांकड़ा नागल डैम है। इस नदी पर क्या है, बांकड़ा नागल डैम, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध। अगर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो याद रखना मेरे लाडलो, भारत का सबसे ऊंचा बांध बांकड़ा नागल डैम है। भारत का सबसे ऊंचा बांध बांकड़ा नागल बांध है, जो सतलज नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर है, सतलज नदी के ऊपर स्थित है। सतलज सिंधु की सहायक नदी है जो जाकर चिनाब में मिलती है। और चिनाब इन सब का पानी ले जाकर कहां डालती है, चिनाब इन सब का पानी सतलज के सिंधु नदी में डालने का कार्य करती है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है बांकड़ा नागल बांध, जिसे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चमत्कारी विराट वस्तु कहा था। क्या कहा था, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चमत्कारी वस्तु कहने का कार्य किया था, ठीक है। यह आपको क्या करना है, याद रखना है। तो ये थी आपकी एक छोटी सी नदी, कौन सी, सिंधु। पहले तो सिंधु के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, फिर मैंने झेलम के बारे में पढ़ाया, फिर अपन ने चिनाब पढ़ा, फिर अपन ने रावी पढ़ा, फिर अपन ने व्यास पढ़ा, अब हो जाएगी सतलज। और आपको बताया मैंने सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इससे पहले अपन ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ चुके हैं।
ब्रह्मपुत्र के अलावा अपन गंगा के बारे में पढ़ चुके हैं, अपन सिंधु के बारे में पढ़ चुके हैं। इसका मतलब अपन ने नदियों को दो भागों में बांटा था, नदियों को दो भागों में बांटा था। एक तो हिमालय अफवाह तंत्र, वे नदियां जो हिमालय के आसपास के क्षेत्र से होकर प्रवाहित होती हैं वो हिमालय अफवाह तंत्र कहलाती हैं। ये सारी हो गई नदियां। अब अपन पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। क्या पढ़ेंगे? प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र, वे नदियां जो उस स्थान पर बहती है जिसके तीन तरफ क्या हो? जल हो। इसे प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। आइए शुरुआत कर देते हैं। अगला जो आएगा नेक्स्ट अपना नंबर 2 पार्ट्स जो आएगा वो अपन पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र, अपवाह तंत्र। क्या पढ़ेंगे? प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र की बात की जाए तो इसमें अपन जो सबसे पहली नदी पढ़ने वाले हैं उस सबसे पहली नदी का नाम हो जाएगा गोदावरी नदी। उस पहली नदी का नाम क्या हो जाएगा? तो गोदावरी नदी को लेकर अपन विस्तार पूर्वक जानकारी पढ़ेंगे। ठीक है, गोदावरी नदी क्या है, ये किधर से होकर बहती है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आइए शुरुआत कर देते हैं। देखिए ये है अपने दक्षिणी भारत का कुछ मैप इस प्रकार से, है ना। ये अपने दक्षिणी भारत का मैप है ना, इस प्रकार से बना हुआ है। तो बेस्ट से अपन मैं बना देता हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए। देखिए इस तरफ तो है बंगाल की खाड़ी। मैंने आपको बाकायदा भारत का मैप आपको मैंने समझाया था, है ना। इस तरफ है बंगाल की खाड़ी और इस तरफ जो हिस्सा है वो कहलाता है अरब सागर। इस तरफ है बंगाल की खाड़ी और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? अरब सागर हो जाएगा। अब अपन इनके बारे में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन नदी पढ़ रहे हैं गोदावरी। तो किसी भी नदी के बारे में आपको उद्गम ज्ञान होना चाहिए, है ना। यहां पर भारत का राज्य है महाराष्ट्र। यहां पर भारत का कौन सा राज्य है? तो यहां पर भारत का राज्य है महाराष्ट्र और यहां पर ये भारत का राज्य है गुजरात। गुजरात के ऊपर है राजस्थान, राजस्थान के ऊपर है पंजाब, पंजाब के ऊपर की तरफ है J&K। ठीक है, देखिए गोदावरी नदी का उद्गम। अगर आपको गोदावरी नदी का उद्गम पूछा जाए कि भाई गोदावरी नदी है, इस नदी का उद्गम कहां से होता है, तो याद रखना मेरे लाडलों, गोदावरी नदी का उद्गम होता है त्रयंबकेश्वर की पहाड़ियां। कहां से होता है? त्रयंबकेश्वर की पहाड़ियों से होता है। कहां से होता है? त्रयंबकेश्वर की पहाड़ियों से होता है। और त्रयंबकेश्वर की पहाड़ियां कहां पर है? नासिक। त्रयंबकेश्वर की पहाड़ियां कहां पर है? नासिक। नासिक कहां का शहर है? नासिक महाराष्ट्र का शहर है। कहां का शहर है? महाराष्ट्र का शहर है। एयरफोर्स 2020 के अंदर प्रश्न पूछा गया था कि नासिक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो नासिक शहर जो है वह गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। और उसी गोदावरी नदी का उद्गम जो होता है वह कहां से हो रहा है? त्रयंबकेश्वर की पहाड़ियां नासिक महाराष्ट्र से इस नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। ठीक है मेरे लाडलो, आगे देखिए। आगे बात की जाए तो ये देखो महाराष्ट्र राज्य में बहेगी। कहां बहती हैं? ये महाराष्ट्र राज्य में प्रवाहित होती हैं। महाराष्ट्र राज्य में प्रवाहित होने के बाद देखो यहाँ पर गोवा है, गोवा के पास से होते हुए तेलंगाना में चली जाएगी। कौन से राज्य में आती है? यहाँ पर भारत का राज्य है तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश राज्य से अलग हुआ था। तेलंगाना, तेलंगाना में बहने के बाद ये कहां पर जाएगी? तो तेलंगाना में बहने के बाद ये भारत के आंध्र प्रदेश, यहाँ पर भारत का कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में चली जाती है। और आंध्र प्रदेश राज्य में बहने के बाद आंध्र प्रदेश राज्य में जगह का नाम है मछलीपट्टनम। आंध्र प्रदेश राज्य में जगह का नाम क्या हो जाएगा? मछलीपट्टनम। तो आंध्र प्रदेश राज्य में मछलीपट्टनम नामक जगह बहने के बाद ये अंतिम रूप में कहां गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। कहां गिर जाती हैं? तो बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती हैं। तो इस नदी का उद्गम पूछा जाए तो उद्गम होता है त्रयंबकेश्वर की पहाड़ियां नासिक महाराष्ट्र से, अंत होता है इसका मछलीपट्टनम नामक जगह। और मछलीपट्टनम नामक जो जगह है ये कहां पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। अर्थात यह नदी भारत के 3 राज्यों से बहती है। कितने राज्यों से? देखिए अगर आपसे बात की जाए तो गोदावरी नदी का अगर आपको प्रवाह क्रम पूछ लिया जाए कि इसका प्रवाह क्रम क्या है, बिल्कुल सीधा है। सबसे पहले ये महाराष्ट्र में जाएगी। ठीक है मेरे लाडलो, महाराष्ट्र के बाद ये तेलंगाना में जाएगी। तेलंगाना में बहने के बाद यह कौन से? भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में जाती है। अर्थात ये भारत के कितने राज्यों से होकर बहती है? ये भारत के 3 स्टेट से होकर बहती है। दूसरा, गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा
क्या कहते हैं? गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा, कोमा गोदावरी नदी को कहते हैं वृद्ध गंगा। गोदावरी नदी को क्या कहते हैं? बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा, दक्षिण भारत की गंगा। क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना, दक्षिण भारत की गंगा। ये बहुत तीनों के तीनों जो नाम है ना, ये निकनेम है। ये गोदावरी नदी के क्या है? उपनाम है। बहुत मोस्ट हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप लगा सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये 3 से 4 बार एग्जाम के अंदर प्रश्न आ चुका है कि निम्नलिखित में से भारत की बूढ़ी गंगा, भारत की वृद्ध गंगा, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। किस नदी को जाना जाता है? गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा व दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ज्यादा यूजफुल है एग्जाम के, अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए। इसके अलावा गोदावरी नदी है, ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी की बात की जाए ना, देखिए ये गोदावरी नदी है ना, ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो अगर भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, अगर आपको प्रश्न पूछ रहे कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो याद रखना मेरे लाडलो, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गंगा, और भारत की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो भारत की सबसे लंबी नदी है, उसका नाम हो जाएगा गंगा। और पहली सबसे लंबी नदी, दूसरी सबसे लंबी नदी का नाम है गोदावरी। गंगा की लंबाई है 25 किलोमीटर, ठीक है। और विश्व की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो मेरे लाडलो, विश्व की सबसे लंबी नदी है नील। कौन सी हो जाएगी? नील विश्व की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तो ये अपना क्या रहेगा? अपनी नदी हो जाएगी गोदावरी। इसमें से आपके एग्जाम में आज तक क्या क्या पूछ लिया वो मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर देता हूं मेरे लाडलो। एक तो आपके एग्जाम में ये पूछ लिया कि नासिक शहर किस नदी के किनारे पर है, ये प्रश्न ये पूछा गया है। दूसरा, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये प्रश्न ये आ गया। नंबर 2, नंबर 3 की बात की जाए तो इसको कौन कौन से नदी कहते हैं? बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा और दक्षिण भारत की गंगा। 3 प्रश्न ये आ गए। 3 और 2 5 प्रश्न तो आपके टिट्टो एज इट इज ऐसे के ऐसे एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नंबर 2, नंबर 2 नदी जो आएगी वो आएगी महानदी। किसकी बात करेंगे? तो 2 नंबर नदी जो आती है उस नदी का नाम है महानदी। तो महानदी को लेकर आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अपन उसकी थोड़ी सारी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए महानदी के बारे में वापस अपन वही डायग्राम का निर्माण करते हैं जो अपन ने पीछे बनाया था, है ना, अपने भारत का मैप का। थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं किस प्रकार से कहां से निकलेगी। मैंने बार बार कहा है, ये तो हो जाएगी बंगाल की खाड़ी, ये कौन सी हो जाएगी? बंगाल की खाड़ी इस तरफ, और भारत के इस तरफ का जो पानी है ये हो जाएगा अरब सागर। क्या हो जाएगा? अरब सागर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगली नदी की। अगली जो नदी आएगी वो आएगी महानदी। महानदी का उद्गम कहां से होता है? याद रखना, महानदी का उद्गम होता है सिहावा की पहाड़ियों से। कौन सी पहाड़ियों से? सिहावा की पहाड़ी, उसका उद्गम हो रहा था त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी, इसका उद्गम होता है सिहावा की पहाड़ियां। ये सिहावा की पहाड़ियां कहां पर हैं? ये सिहावा की पहाड़ियां हैं रायपुर। सिहावा की पहाड़ियां कहां पर है? रायपुर। रायपुर का यहाँ कहां का शहर है? तो रायपुर है छत्तीसगढ़ का। कहां का शहर है? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ राज्य में रायपुर, छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले में सिहावा की पहाड़ियों से, छत्तीसगढ़ राज्य में रायपुर जिले के सिहावा की पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम होता है? महानदी का उद्गम होता है। यह नदी छत्तीसगढ़ राज्य में बहती है। छत्तीसगढ़ राज्य में बहने के बाद ये कौन से राज्य की तरफ रुख करती है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में बहने के बाद ये हमारे ओडिशा राज्य की तरफ रुख लेगी। यहाँ पर भारत का राज्य है ओडिशा। यहाँ पर भारत का कौन सा राज्य है? ओडिशा। ये ओडिशा राज्य में क्या करती है? प्रवेश करती है। ओडिशा राज्य में प्रवेश करने के बाद ओडिशा राज्य में जगह का नाम है कटक। ओडिशा राज्य में जगह का नाम है कटक। कटक नामक स्थान पर बहने के बाद ये अंतिम रूप में कहां पर गिर जाती है? तो अंतिम रूप में ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो अर्थात ये भारत के 2 ही राज्यों से बहती है, एक का नाम है छत्तीसगढ़ और दूसरे राज्य का नाम हो जाएगा ओडिशा। ये 2 राज्यों में बहती है। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ से होता है, उसके बाद डायरेक्ट ओडिशा में आ जाती है, और ओडिशा में आने के बाद ये कटक नामक जगह है उसमें बहती है, उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है, ठीक है। आगे यहां से आप एक बात और याद रखोगे, इसके ऊपर ओडिशा राज्य में,
इसके ऊपर ओडिशा राज्य में हीराकुंड बांध बना हुआ है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है, हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है, तो हीराकुंड बांध है वो महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध महानदी के ऊपर स्थित है। कौन से राज्य में? ओडिशा राज्य में। और याद रखना ये विश्व का सबसे लंबा बांध है। अगर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे लंबा बांध, तो याद रखना मेरे लाडलों, विश्व का जो सबसे लंबा बांध है उसका अगर आपको नाम पूछा जाए तो विश्व का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, जो ओडिशा राज्य में और कौन सी नदी पर है, तो ओडिशा राज्य के अंदर महानदी पर स्थित है। सबसे बड़ा प्रश्न यही है। दूसरा जो आपकी एग्जाम में आ गया प्रश्न कि ओडिशा राज्य का जो कटक शहर है ये कौन सी नदी के किनारे है, तो ओडिशा राज्य का जो कटक शहर है ये महानदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? महानदी के किनारे पर स्थित है। ये दो बातें आपको एग्जाम में आती हैं, अक्सर एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है, ये आपको क्या करने हैं? याद रखने हैं। गौर से याद रखना मेरे लाडलों, कभी भी आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, हो गई नदी अपनी कौन सी? महानदी। महानदी के बाद अगली नंबर जो 3 नदी आएगी वो अपन पढ़ेंगे नर्मदा। कौन सी नदी के बारे में पढ़ेंगे? नर्मदा नदी। कि भाई नर्मदा नदी क्या है, इसका उद्गम कहां से होता है, कहां से नहीं होता है, तो कुछ बातें अपन नर्मदा नदी को लेकर भी परिचर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं किस नदी के बारे में, तो नर्मदा नदी के बारे में। तो देखिए जी, इस प्रकार से मेरा कुछ दक्षिणी भारत का हिस्सा रहता है ना। तो ये लीजिए जी, अपन दक्षिणी भारत का मैप का निर्माण कर लेते हैं। ये लीजिए जी, है ना। इस तरफ हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, है ना, और इस तरफ की बात की जाए तो यह हो जाएगा अरब सागर। ये क्या हो जाएगा? अरब सागर। ओके, अब बात कर रहे हैं अपन किसकी, कौन सी नदी की बात कर रहे हैं? अपन बात कर रहे हैं नर्मदा नदी की। तो पहली बात तो नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है, तो नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ियों से। अमरकंटक कौन सी पहाड़ियों से होता है? अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। और अमरकंटक की पहाड़ियां हैं मध्य प्रदेश में। अमरकंटक की पहाड़ियां भारत के कौन से राज्य में है? ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है। यहीं से गंगा की एक सहायक नदी थी सोन। गंगा की एक सहायक नदी क्या थी? सोन। उसका उद्गम भी कहां से हो रहा था? तो उसका उद्गम भी मेरे लाडलो अमरकंटक की पहाड़ियों से हो रहा था। एयरफोर्स 2018 का प्रश्न था कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी 2 नदियां हैं जिनका उद्गम स्थान एक ही है। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी 2 नदियां हैं जिनका उद्गम स्थान स्टार्ट पॉइंट एक ही है। तो याद रखना मेरे लाडलो, एक का नाम है सोन, एक का नाम है नर्मदा। दोनों का ही उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से होता है। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से हो गया, तो ये मध्य प्रदेश में बहेगी। मध्य प्रदेश में बहने के बाद ये किसकी तरफ रुख करती है? तो मध्य प्रदेश में बहने के बाद ये गुजरात की तरफ रुख करती है। किसकी तरफ रुख करती है? गुजरात। और गुजरात में जगह का नाम है खंबात की खाड़ी। गुजरात में जगह का नाम क्या है? खंबात की खाड़ी। तो ये खंबात की खाड़ी में बहने के बाद ये अंतिम रूप में कहां गिर जाएगी? अरब सागर में। इससे पहले ये अरब सागर में गिर रही है, अपन इससे पहले गोदावरी और महानदी पड़ा वो कहां जा रही थी? वो बंगाल की खाड़ी में विलीन हो रही थी। कहां विलीन हो रही थी? वो बंगाल की खाड़ी में विलीन हो रही थी, तो वो अरब सागर में विलीन हो जाती है। ठीक है, अब इस पर याद क्या रखना है? देखिए, इस नदी के ऊपर, इस नदी के, नर्मदा नदी के ऊपर मध्य प्रदेश राज्य में एक जलप्रपात है। मध्य प्रदेश राज्य में एक जलप्रपात है। एक का तो नाम है धुआंधर, एक का तो नाम क्या हो जाएगा? धुआंधर, और एक का नाम हो जाएगा पुनासा। तो मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी के ऊपर 2 जलप्रपात हैं। उस जलप्रपात में एक का नाम है धुआंधर और एक का नाम है पुनासा। ये जलप्रपात क्या होते हैं? आपने पुरानी फिल्मों के अंदर झरना शब्द देखा होगा। पहाड़ी से पानी नीचे गिरता है, पहाड़ी से जो पानी नीचे गिरता है उसे अपन सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? झरना। और एक्चुअल ज्योग्राफी की भाषा में इसे जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। मतलब पहाड़ी से बगैर किसी सहारे के डायरेक्ट जो नीचे पानी गिरता है। अब देखिए, एक का नाम है धुआंधर, एक का नाम है पुनासा। ये दोनों जलप्रपात
मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी के ऊपर स्थित है। पहला प्रश्न। दूसरे प्रश्न की अगर बात की जाए तो याद रखना मेरे लाडलो, इस नदी के ऊपर एक बांध है, इस नदी पर एक बांध है, उस बांध का नाम है सरदार सरोवर बांध। कौन सा बांध है? सरदार सरोवर डैम। बहुत बार आपके एग्जाम में प्रश्न आ गया कि सरदार सरोवर डैम किस नदी पर स्थित है, बहुत बार, मतलब बहुत बार प्रश्न आ गया कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। तो सरदार सरोवर बांध जो है वह नर्मदा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थित है। सीधा प्रश्न आता है, सरदार सरोवर बांध कौन से राज्य में है? गुजरात में। कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी के ऊपर स्थित है। इसी नर्मदा नदी पर गुजरात राज्य के केवड़िया गांव में एक मूर्ति है। क्या है? एक मूर्ति। उस मूर्ति का नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। मूर्ति का नाम क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। अगर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, पहला प्रश्न ये बन गया एयरफोर्स नेवी के लिए, बहुत सरल प्रश्न है। तो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति का नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति का नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कहां स्थित है? जो नर्मदा नदी पर स्थित है। कौन से राज्य में? गुजरात राज्य में। किसकी है ये मूर्ति? सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जो देश के पहले होम मिनिस्टर, गृह मंत्री व डिप्टी पीएम, उप प्रधानमंत्री भी रहे थे। इसके साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोहा पुरुष, आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। उनकी मूर्ति है 182 मीटर जिसकी ऊंचाई है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। वो किस नदी पर है? उस नदी की अगर बात की जाए तो उस नदी का नाम हो जाएगा नर्मदा। ठीक है। इसके अलावा प्रश्न पूछ लिया जाए कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भाई नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है, तो याद रखना मेरे लाडलो, नर्मदा बचाओ आंदोलन की अगर बात की जाए ना तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध हो जाएगा किससे? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध है मेघा पाटेकर से। किससे हो जाएगा? मेघा पाटेकर का संबंध किससे है? तो मेघा पाटेकर का संबंध है नर्मदा बचाओ आंदोलन। मतलब अरे आपने खेजड़ली आंदोलन का नाम सुना होगा, अमृताबाई जिसने पेड़ों को काटने के लिए उसके गांव के हजारों व्यक्तियों ने बलिदान दे दिया था। वैसे ही मेघा पाटेकर नाम का व्यक्ति था जिसने देखा कि नर्मदा नदी धीरे धीरे कारखानों के प्रदूषित पानी से नदी पूरी प्रदूषित हो रही है। एक आंदोलन चलाया, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और गुजरात की सरकार को जगाया कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा क्या करो, जल्दी से जल्दी इस कारखाना का जो गंदा पानी इसमें नदी में छोड़ा जा रहा है इसको बंद किया जाए तथा इस नदी की सफाई करवाया जाए, ताकि मध्य प्रदेश और गुजरात का किसान जो है वो क्या कर सके, वो खेती अच्छे से अच्छे खेती कर सके। अगर प्रदूषित पानी खेतों में देगा तो कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि मेरा देश जो भारत है, अपना देश जो भारत है, ये किसानों का और जवानों का देश है। इसीलिए नारा दिया जाता है जय जवान जय किसान का। और वही किसान के बेटे मेघा पाटेकर ने किसानों के लिए क्या किया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत करने का कार्य किया था। तो याद रखना है नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया। इसके अलावा बात की जाए तो सरदार सरोवर बांध याद रखना है, स्टैचू ऑफ यूनिटी याद रखनी है, उद्गम कहां से होता है वो याद रखना है, और इसके ऊपर दो क्या है, जलप्रपात बनाए गए हैं, वो भी आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। मेरे अकॉर्डिंग आपको इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतना इजी जो है ना वो दोबारा कभी भी एग्जाम के अंदर प्रश्न इतने इजी तो मेरे अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो नहीं पूछे जाते हैं। अब अगली जो नदी अपनी आएगी वो एक बहुत अच्छी नदी है। उस नदी की बात की जाए तो उस नदी का नाम है कावेरी। उस नदी का नाम क्या हो जाएगा? सॉरी, उस नदी का नाम अपन पहले कृष्णा के बारे में थोड़ी पढ़ लेते हैं, क्योंकि कृष्णा नदी को अपन ने पढ़ा नहीं है। तो चलिए जी, नंबर अगली जो नदी आएगी उसका नाम पढ़ लेते हैं कृष्णा। 4 नंबर डी, कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। प्रश्न आता है कि कृष्णा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो कृष्णा नदी का उद्गम भी महाराष्ट्र से होता है। कहां से होता है? महाराष्ट्र से होता है। तो देखिए अपन इसका थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं, वापस वही अपना गुजरात वाला।
ये लीजिए, इस तरफ तो है बंगाल की खाड़ी, है ना, और इस तरफ हो जाएगा अरब सागर, अरब सागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपन किस नदी के बारे में, कृष्णा नदी के बारे में, कि कृष्णा नदी का जो उद्गम है वह कहां से होता है। तो याद रखना, कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाराष्ट्र राज्य। कृष्णा नदी का उद्गम कहां से होता है, तो कृष्णा नदी का उद्गम जो है वो महाराष्ट्र राज्य से होता है। ये देखिए जी, यहां पर बात का राज्य है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य से कौन सी नदी निकलती है, कृष्णा नदी निकलती है। यह कृष्णा नदी महाराष्ट्र राज्य में बहेगी। ठीक है, ये महाराष्ट्र राज्य में बहने के बाद ये कर्नाटक राज्य में प्रवेश करेगी। कौन से राज्य में प्रवेश करेगी, ये कर्नाटक राज्य में। देखिए यहां पर गोवा है, यहां पर गोवा में नहीं जाएगी, ये कौन से राज्य में जाएगी, कर्नाटक। कर्नाटक में बहने के बाद ये आंध्र प्रदेश में जाएगी। कर्नाटक में बहने के बाद देखिए यहाँ पर राज्य है कर्नाटक, कर्नाटक के जस्ट नीचे यहाँ पर है तेलंगाना। ठीक है, कर्नाटक में बहेगी, कर्नाटक में बहने के बाद आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश में जगह का नाम है मछलीपट्टनम। आंध्र प्रदेश में जगह का नाम क्या हो जाएगा, मछलीपट्टनम, सॉरी विजयवाड़ा, सॉरी आंध्र प्रदेश में जगह का नाम है विजयवाड़ा। तो विजयवाड़ा नामक जगह है, विजयवाड़ा यहाँ पर है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर बहने के बाद ये अंतिम रूप में कहां पर गिर जाती है, अंतिम रूप में बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। कई बार प्रश्न आता है कि आंध्र प्रदेश राज्य का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो आंध्र प्रदेश राज्य का जो विजयवाड़ा शहर है यह पर कौन, कृष्णा नदी के किनारे पर। कौन से किनारे पर, कृष्णा नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सा शहर है, आंध्र प्रदेश राज्य का विजयवाड़ा शहर है। ये नदी सबसे पहले महाराष्ट्र निकलेगी, महाराष्ट्र निकलने के बाद ये कहां पर आएगी, कर्नाटक में आएगी, कर्नाटक में बहने के बाद ये आंध्र प्रदेश में आएगी, और आंध्र प्रदेश में बहने के बाद ये अंतिम रूप में बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। कृष्णा नदी की बात की जाए तो कृष्णा नदी के ऊपर दो बांध हैं। कृष्णा नदी पर क्या है, एक दो बांध हैं, एक का नाम है नागा अर्जुन सागर बांध। ये सबसे, बस कृष्णा नदी के बारे में यही बात याद रखनी है कि नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर है, बहुत मोस्ट प्रश्न है। जैसे सरदार सरोवर बांध किस नदी पर था, वही बात यहां पर याद रखनी है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर था। उसी प्रकार से अगर बात की जाए किसकी, नागार्जुन सागर बांध की, तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। 2020 तथा 2019 दोनों की एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है। तो याद रखना मेरे लाडलो, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी के ऊपर स्थित है। ठीक है, ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है, और आंध्र प्रदेश राज्य का विजयवाड़ा शहर इसी नदी के किनारे पर स्थित है। और अंतिम रूप में अगर बात की जाए तो अपन पढ़ेंगे कौन सी नदी, कावेरी नदी। अंतिम नदी आ गई अपनी, बाकी अपने लगभग अपने जो इंपॉर्टेंट नदियां हैं आने वाली एग्जाम को वो अपन ने सभी पढ़ ली। अपन पढ़ेंगे कावेरी नदी के बारे में। ठीक है, देखिए कावेरी नदी का उद्गम कहां से होता है, ये अपन पूरी चर्चा अभी यहां से करने वाले हैं। ठीक है ना, ये देखिए इस तरफ है बंगाल की खाड़ी, है ना, और इस तरफ है अरब सागर। इस तरफ कौन सा हो जाएगा, अरब सागर। ठीक है, अब यहां से देखिए अपन बात करें किस नदी की बात कर रहे हैं, तो अपन बात करें कावेरी नदी की। कावेरी नदी का जो उद्गम होता है, देखिए कावेरी नदी का उद्गम होता है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां, कुर्ग जिला कर्नाटक। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां, है ना, और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां कहां पर हैं, कर्नाटक में। तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां कुर्ग जिला है और कर्नाटक में, यहां से ये नदी निकलती है। ये नदी यहां से बहने के बाद ये भारत के केरल राज्य में आएगी। कौन से राज्य में आएगी, केरल में, सीधी डायरेक्ट केरल में आ जाएगी। केरल में बहने के बाद ये तमिलनाडु में जाएगी, है ना। यहाँ पर भारत का कौन सा राज्य है, तो यहाँ पर भारत का है तमिलनाडु राज्य। तो तमिलनाडु राज्य में जाएगी। तमिलनाडु राज्य में बहने के बाद जगह का नाम है कारा इक्कल। जगह का नाम क्या है, कारा इक्कल। यहां बहती है, यहां बहने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहां गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। अर्थात
जो कावेरी नदी है ये भारत के 3 राज्यों से होकर बहती है। कर्नाटक से निकलेगी, फिर केरल में जाएगी, फिर तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में बहने के बाद ये अंतिम रूप में किस तरफ रुख कर जाती है? अंतिम रूप में बंगाल की खाड़ी की तरफ रुख कर जाती है। ये बात भी आपको यहां से याद रखनी है। तो कहां से निकली? तो कर्नाटक से, कर्नाटक के बाद केरल, केरल के बाद कहां पर चली जाएगी? केरल के बाद ये तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में बाद बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। कावेरी नदी की विशेषता क्या है? याद रखना मेरे लाडलो, कावेरी नदी की विशेषता यह है कि कावेरी नदी के डेल्टा को, कावेरी नदी के डेल्टा को दक्षिणी भारत का क्या कहते हैं? गौरव। अगर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि दक्षिणी भारत का गौरव किस नदी के डेल्टा को कहते हैं, दक्षिणी भारत का गौरव किस नदी के डेल्टा को कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, बहुत बार एग्जाम में आ भी गया। तो दक्षिणी भारत का जो गौरव है वो कावेरी नदी के डेल्टा को कहते हैं। किस नदी के डेल्टा को कहते हैं? कावेरी। डेल्टा क्या होता है? आपको पता होगा, नदी जब मैदानी भागों में बहती है, नदी जब मैदानी भागों में बहती है तो अपने साथ मिट्टी बहा कर लाती है। वो मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, ठीक है ना, उसके अंदर वो क्या कहते हैं, वो बाकी वो मिट्टी अपने साथ में बहा कर लाती है, इसे डेल्टा के नाम से जानते हैं। और कावेरी नदी का जो डेल्टा है ये भारत का नहीं, सबसे दक्षिणी भारत का, इसे क्या कहते हैं? गौरव। इसके अलावा कावेरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं। दक्षिण की गंगा, अगर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, देखना भाई, दक्षिण की गंगा, तो दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? कावेरी को। तो सर दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को। थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रखना, यहां कंफ्यूज मत हो जाना। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा तो कहते हैं गोदावरी को। अगर बीच में भारत शब्द आ जाए, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी, सीधा ही पूछ ले दक्षिण की गंगा या दक्षिण गंगा कावेरी, बीच में देखो दक्षिण गंगा कावेरी, बीच में शब्द जोड़ देता भारत तो गोदावरी। तो दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को कहते हैं। और दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? कावेरी को कहते हैं। ये इसी के साथ आपकी नदियां जो हैं वो क्या होती हैं? समाप्त होती हैं। मैंने आपको सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र ये पढ़ा दी, इनकी सहायक नदियां भी हो गई, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, सोन वगैरह, गंगा, यमुना वगैरह, कोसी वगैरह हो गई। इसके बाद गोदावरी हो गई, नर्मदा हो गई, कावेरी हो गई, महानदी हो गई, कृष्णा हो गई, है ना। ये आपको इतनी नदियों के बारे में याद रखना था। इसके बाद अपन पढ़ेंगे भारत में जो प्रमुख बांध हैं, एक एक करके सब पढ़ेंगे। इसके अलावा अपन झील पढ़ेंगे, नदियों के किनारे बसे हुए शहरों के बारे में भी अपन साथ साथ में चर्चा करेंगे। वैसे अगर बात की जाए, देखिए मैंने मोटे मोटे तौर पर आपको नदियां पढ़ाई हैं, ज़्यादा डीप में नहीं गया हूं और मैं जाना भी नहीं चाहता और आपको भी नहीं जाने दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे लाडलों आपके सिलेबस में इतना ही है बस। जैसे ये 2 बातें कावेरी नदी के बारे में, ये 2 ही बातें मोस्ट हैं। 2 बातें कौन कौन सी? दक्षिण भारत का गौरव किसे कहते हैं और दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं। अक्सर एग्जाम के अंदर यही प्रश्न रिपीट होते हैं, ठीक है। तो याद रखना और ऐसे पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।